lost a beloved brother. This was a Operation Entebbe का ऑपरेशन जिसे इजराइल की Operation Thunderbolt, nearing its successful rescue mission. विमानों को भी जाते जाते पहली कमांडो ने तबाह किया। 27 जून 1976 जगह थी इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक नॉर्मल दिन की तरह ही रात करीब 11 बजे एयर बस की A300 V4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में कुल 246 पैसेंजर, जिनमें ज्यादातर यहूदी नागरिक और क्रू के करीब 12 सदस्य सवार थे। प्लेन में सवार किसी भी पैसेंजर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद ये फ्लाइट एथेंस पहुंचती है, जहां से इस प्लेन में 4 आतंकवादी समेत करीब 58 यात्री और सवार हो जाते हैं। इन चारों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक रखते थे, जबकि 2 जर्मन के रिवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। जिसके बाद एक बार फिर से ये फ्लाइट रात 12:30 पर फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन में सवार आतंकवादी हाथों में हथियार लिए अचानक से खड़े हो जाते हैं और प्लेन में बैठे बाकी लोगों पर बंदूकें तान देते हैं। इनमें से एक कॉकपिट में पहुंचकर को पायलट को बाहर निकालकर खुद उस सीट पर बैठ जाता है। अब प्लेन और बाकी सारे पैसेंजर सबके सब हाईजैकर्स के कब्जे में थे। डरे सहमे प्लेन पर बैठे पैसेंजर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बिहेव किए जा रहे हैं कि अचानक प्लेन अपने तय रूट से घूमकर लीबिया सिटी के बेंगाजी एयरपोर्ट के लिए चलने लगता है। कई घंटों की उड़ान के बाद प्लेन बेंगाजी पहुंचता है, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा जाना था। करीब 7 घंटे तक बेंगाजी में रुकने के बाद एक बार फिर से प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन अब की बार इसका डेस्टिनेशन पेरिस के बजाय युगांडा का एंतेबे हवाई अड्डा होने वाला था। इस दौरान इन हाईजैकर्स ने तमाम अरब देशों में भी इस प्लेन को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से लगभग सभी देशों ने विमान की लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद इन हाईजैकर्स के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था जहां ये प्लेन को लैंड करा सके। लिहाजा 28 जून दोपहर 3 बजे तक थक हार कर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर लैंड कर दिया। यहाँ इन आतंकवादियों को वो सारी सुविधाएं दी जानी थी जिसकी इन्हें जरूरत थी। इसके अलावा युगांडा में प्लेन लैंड करने के पीछे एक और कारण भी था। युगांडा की सेना खुद इस पूरे हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थी, जिस कारण इन हाईजैकर्स के यहाँ पहुँचते ही युगांडा की सेना ने पूरे एयरपोर्ट को किसी छावनी में तब्दील कर दिया और पैसेंजर्स को प्लेन से उतारकर पास में ही खाली पड़े एक टर्मिनल में शिफ्ट कर दिया गया। मकसद था किसी भी देश की तरफ से किए गए किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही समूचे इजराइल में खलबली सी मच चुकी थी। आनन फानन में इजरायली सरकार के टॉप ऑफिसर, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ की मीटिंग शुरू होती है। कई घंटों तक चली इस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया जाता है कि पहले आतंकवादियों की मांगों को सुना जाएगा, जिसके बाद इस पर कोई भी फैसला होगा। लिहाजा इजराइल की तरफ से आतंकवादियों से बातचीत शुरू की जाती है। इन हाईजैकर्स की तरफ से इजराइल और बाकी के देशों में बंद अपने तमाम साथियों की रिहाई के साथ करीब 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की भी मांग की जाती है। और इन सारी मांगों को पूरा करने के लिए हाईजैकर्स ने इजराइल को महज 48 घंटों का वक्त दिया। दोस्तों, वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा। लिहाजा इजराइल सरकार ने आतंकवादियों को उलझाने और इस डील को लेकर बातचीत करने का नाटक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंतेबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी थी।
इस दौरान इजरायली सरकार और आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत से 30 जून को आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 लोगों को रिहा करने का फैसला किया, जिनमें अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग ही शामिल थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया जाता है। इन लोगों की रिहाई से इजराइल सरकार को थोड़ी राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन कहानी में भी और खतरनाक मोड़ आने बाकी थे, क्योंकि इजराइल सरकार ने कभी भी किसी टेररिस्ट ग्रुप से कोई भी समझौता नहीं किया था और शायद इस बार भी वो ऐसा नहीं करने वाले थे। इतने कम समय में इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स की मांगों को पूरा करने के लिए उनसे 4 जुलाई तक समय बढ़ाने की गुजारिश की। इजरायली अधिकारियों द्वारा इस तरह गुजारिश किए जाने से कहीं न कहीं हाईजैकर्स को ये लगने लगा था कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। इसीलिए वे जल्दबाजी में आकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो आगे चलकर इनके गले की हड्डी बनने वाला था। दोस्तों, वो फैसला था कई और गैर इजरायली नागरिकों को रिहा करने का। इन पैसेंजर्स के रिहा होने के बाद अब एंतवे हवाई अड्डे पर केवल 94 यात्रियों के साथ क्रू के केवल 12 मेंबर्स ही बचे थे। समय तेजी से निकलता जा रहा था। हाईजैकर्स द्वारा दी गई डेडलाइन भी नजदीक आती जा रही थी, जिसके चलते एक बार फिर से यानी 3 तारीख को इजरायली कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। घंटों तक चली इस बैठक में इजराइल के टॉप ऑफिसर्स और खुफिया एजेंसी साथ मिलकर एक ऐसा फैसला लेती हैं जिसकी शायद किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसे अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिका जैसे देशों को भी कई बार सोचना पड़ता। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान था जो एक छोटी सी गलती से भी अगर बैकफायर हो जाता तो इसमें सैकड़ों बंधकों समेत और ना जाने कितने ही कमांडो शहीद हो सकते थे। बावजूद इसके इजरायली खुफिया एजेंसी और इजरायली सेना द्वारा युगांडा के एंटेवे हवाई अड्डे पर अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला किया। ये एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला था जिसमें इजरायली कमांडोज को युगांडा में घुसकर आतंकवादियों से अपने लोगों को सुरक्षित लाना था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इधर हाईजैकर्स उम्मीद लगाए बैठे थे कि इजराइल सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर देगी, जबकि दूसरी तरफ इजरायली खुफिया एजेंसी ने इस रेस्क्यू मिशन के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था। मोसाद के कमांडोज ने रिहा किए गए गैर इजराइल की बंधकों से सारी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल में रखा गया था, मोसाद ने वहां का ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिया था। अब मोसाद और बाकी कमांडो यूनिट को वहां की सारी लोकेशन की जानकारी हो चुकी थी और तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी थी। बस इंतजार था तो इस ऑपरेशन को युगांडा में अंजाम तक पहुंचाने की। लिहाजा 3 जुलाई की रात ही कमांडोज की एक टीम 4 C-130 सुपर हरकुलस विमानों के जरिए शर्म शेख एयरपोर्ट से युगांडा के लिए टेक ऑफ करते हैं। इन विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और कुछ रेंज रोवर कारें भी शामिल थी। दरअसल मोसाद ने ये पता लगाया था कि युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज से ही चलता था और उसका सुरक्षा दस्ता भी रेंज रोवर कारों में सवार होता था। योजना थी कि एयरपोर्ट में उतरते ही इन्हीं कारों से टर्मिनल की तरफ बढ़ा जाएगा, जिससे वहां तैनात युगांडा सैनिकों को उन पर कोई शक न हो और कमांडोज आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाएं। लगातार कई घंटों की उड़ान के बाद रात करीब 11 बजे इजरायली विमान एंतवे हवाई अड्डे पर लैंड कर चुके थे। रात के अंधेरे में विमानों को कुछ इस तरह उतारा गया था कि वहां मौजूद युगांडा की सेना और आतंकवादियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। इजराइल के इन कमांडोज को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, जिसमें पहले ग्रुप का काम था जल्द से जल्द हॉस्टेजेस तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित करना और दूसरे ग्रुप को एयरपोर्ट में मौजूद युगांडा सैनिकों का सामना करना और तीसरे ग्रुप का काम था छुड़ाए गए हॉस्टेजेस को सही सलामत साथ लाए खाली प्लेन तक पहुंचाना। ये कमांडोज जब टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे थे तभी अचानक युगांडा आर्मी की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। बावजूद इसके इजरायली कमांडोज ने सबसे पहले टर्मिनल में मौजूद बंधकों को अपने कब्जे में लिया और दूसरी टीम युगांडा के सैनिकों पर टूट पड़ी। महज 40 से 45 मिनट के भीतर ही सारे हाईजैकर्स को मारकर सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत प्लेन तक पहुंचा दिया गया।
दोस्तों इस पूरी कार्रवाई का जायजा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वें प्लेन में बैठे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद ले रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में 7 हाईजैकर समेत करीब 50 युगांडा के सैनिक भी मारे गए और जाते जाते इजरायली कमांडोज ने युगांडा हवाई अड्डे पर खड़े करीब 30 विमानों को भी नष्ट कर दिया था, जिससे कोई उनका पीछा न कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 बंधकों की भी मौत हुई जबकि 5 कमांडो घायल हुए। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू की भी मौत हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।